बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज बजट पेश कर दिया है शौकत तरीन साहब ने। इंतहाई हंगामा था। अब पार्लियामेंट के अंदर कम से कम एक आदमी जब बजट पेश कर रहा हो, वज़ीर ख़जाना है, तो उसको तहम्मुल के साथ सुनना चाहिए। और उसके ऊपर तो अरे आप कोई बाज़ार के जो हमारे कौमी असम्बली के मेम्बरान से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई कोई आप किसी यानी ऐसे मालूम होता है जैसे स्टूडेंट यूनियन के अंदर आप हंगामा राई कर रहे हैं। आप कौम के नुमाइंदे हैं। फॉर गॉड सेक आपको जो एतराज़ करना है, आपके पास एतराज़ के लिए प्लेटफार्म मौजूद है, आपके नुमाइंदे मौजूद हैं। आपने ये क्या तरीका वज़ा कर रखा है कि साहब आप वोटिंग करते हैं उस पर। अब उसमें हमारी तजवीज़ ये है कि कम से कम जो है एक जो वज़ीर ख़जाना हो, कोई भी वज़ीर ख़जाना हो, उसको आप एक गिलास का एक वो वो बना दें, चैम्बर बना दें उसका, कि वो उसमें अपने तकरीर करे वो, और वो सब देखते रहें उसको। और ये तरीका तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि साहब हर वक्त हुटिंग कर रहे हैं जैसे छोकरे लड़के हों। शर्म आनी चाहिए मेरे ख्याल में। मैंने मेंबर पार्लियामेंट को इस तरह की बातें करते हुए। भाई कम से कम आदमी को कोई वक़ार होता है, तकद्दुस होता है। पार्लियामेंट होती है तो उसका तकद्दुस होता है, उसका कोई ख्याल करें। ये कोई बात है कि साहब आप भी, जो आपकी मुखालिफ पार्टी है तो आपके पास जवाब देने का, आपके पास आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद है, हर पार्टी हर पार्टी का लीडर वहाँ मौजूद है, वो सबके सब बोलेंगे। तो ये क्या तरीका है कि आप उसमें हुटिंग करते हैं? बंद करें इसको और अपने अपने आप को महज़्ज़ब बनाएं। ये क्या बगैर महज़्ज़ब तरीका है कि आप इस तरह की हुटिंग करते हैं? जी। अच्छा जी, ये बजट का जो हजम में जो है वो 8 खरब 487 अरब रुपये है। और दिफा में उन्होंने कोई बढ़ोतरी नहीं की है, उसमें बढ़ावा नहीं किया है। 1370 अरब रुपये मुख्तस किया है, जो कि वो पुराना जो था वही का वही रखा है। अच्छा जी, अब उसमें मसला ये है कि कर्ज़ों और सूद की अदायगी में 3060 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अगर 8000 में से 3000 रुपये में सिर्फ कर्ज़ों और सूद की अदायगी में हैं, तो फिर तो आप तो फिर बचा क्या आपके पास? तकरीबन 35% से भी तरक्याती ऊपर। मनसूबों में 9,964 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इमरान खान, वफाकी वज़रा तरीके सब मौजूद थे। जी। अच्छा, अच्छा, मंजूर। शौकत तरीन से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना अच्छा बजट यानी इतनी अच्छी तरह से गुफ्तगू करेंगे। तो शौकत तरीन ने काफ़ी अच्छी इस तमाम मैंने शोर गोगा के बावजूद भी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से बजट को पेश किया है। मंजूर मलिक साहब हैं लाहौर से, जी, ताजुर मंजूर मलिक रहनुमा साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाम बॉस, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या आपका रद्दमल है? बजट आपने सुन लिया है। 8,487 अरब रुपये का, यानी 8 खरब 487 अरब रुपये का बजट है। इस पर आपका क्या तबसरा है? पहली बात तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ जी कि जो लोग हैं उन्हें समझना चाहिए कि जो बजट है वो इंसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट का, और उसको आराम से सुनना चाहिए, और उनका एक होमवर्क है, और उसके ऊपर एक प्रॉपर तरीके से तनकीद करनी चाहिए। अगर जगह नहीं, हो मालूम होता है अप्रिशिएट करना चाहिए। छोकरे भी नहीं करते ऐसे यार, खुदा का वास्ता। हम जब स्टूडेंट यूनियन के मेंबर थे, 18 साल की हमारी उम्र थी, हम अपने कॉलेज के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, इस किस्म की वोटिंग तो हम भी नहीं करते थे जब हमारा बजट पेश होता था यार। यही तो प्रॉब्लम आ रही है। मच्छी मंडी बना देते हैं, लोगों को बजट की समझ नहीं आती, और बाद में कहते हैं जी क्या अप्रूव हो गया, और लोग बेचारे और पढ़ना लिखना नाम को नहीं है। बजट की इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं। जब हम मुशीर इत्तलात थे तो हम इनको भेजा करते थे, किसी के समझ में कुछ भी नहीं आता था, इतनी मोटी मोटी किताबें होती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आप मैं बजट पे आता हूँ सर। देखिए, बजट जो है आपका, उसमें आपकी जो टोटल रिकवरीज है टैक्सेशन से, वो 4.22 ट्रिलियन है जी अब आपका जो शॉर्टफॉल बन जाएगा वो तकरीबन 4,000 अरब का शॉर्टफॉल बनेगा जी, बन रहा है। अब ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब बता नहीं सके कि ये 4,000 अरब आएगा कहाँ से, कर्जे लेंगे या कुछ और करेंगे? नंबर वन, जी, ठीक बात है। सवाल है। दूसरा ये है सर कि आपने इंडस्ट्री की छूट की बात की, जो एक्सपोर्ट बेस्ड है, जो लोकल इंडस्ट्री है उसके लिए भी आपने कहा इंडस्ट्री जोन की बड़ी अच्छी बात की कि आप छूट देंगे ताकि लोग इंडस्ट्री की तरफ चले जाएं। आपने इलेक्ट्रिक कारों के लिए कहा कि जी इनके ऊपर छूट देंगे सेल टैक्स की, तो कुछ इंडस्ट्री को आपने विद होल्डिंग। हाँ, लेकिन मंजूर मलिक साहब ये नहीं बताया कि आवाम को जो आटा, चीनी, पत्ती, जो बेसिक जो चीज़ें हैं,
दूध है, कुकिंग ऑयल है, चीनी है और चाय की पत्ती है। इसके ऊपर कम कीमतें कम होने के उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। बिजली, गैस, पानी के बिल में टैक्स छूट का कोई ऐलान नहीं हुआ। आवाम को रिलीफ नहीं मिला। ये तो नज़र आ रहा है। जी आप बताइए। सर इसके साथ ये भी है कि हम ये कहते हैं कि लोगों को काम करने के मौके बढ़ाने पड़ेंगे। आप कहते हैं 20 लाख जॉब क्रिएट होंगी। देखिए इस मुल्क में 2 करोड़ लोग तो बेरोजगार। आपके जो कल एक साथी सर्वे दिया उसमें भी आपने माना कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है बेरोजगार हुए हैं कोविड की वजह से। मसला ये था कि इंडस्ट्री के पास सरमाया की शॉर्टेज फॉल है। आपको चाहिए था कि आप इंडस्ट्री को जर्नली स्टेट टैक्स से जो है वो उसको कम करते, आप इनकम टैक्स की विद होल्डिंग को खत्म कर देते और सब इंडस्ट्री के लिए, और लोगों को कहते हैं कि आप जो भी नई मशीनरी मंगवाना चाहते हैं, जो भी चीजें मंगवाना चाहते हैं उसको हम टैक्स से छूट देते हैं, और बैंकों को कहते हैं कि आप प्रायोरिटी के साथ एक सिस्टम के साथ लोगों को करना दें। इसके साथ आप देखिए कि आपकी जिस इंडस्ट्री की आपने बात की कि आप उसको छूट देने जा रहे हैं काफी जोन में, जिस बंदे ने पुरानी इंडस्ट्री लगाई है उसने क्या गुनाह किया है? अगर 40 साल से 20 साल आप बताइए, उसको कोई छूट नहीं दे रहे हैं। वो तो बेचारा यानी आप समझ लें इतने सालों से जिहाद करता हुआ आ रहा है और लूटता हुआ आ रहा है। करप्शन, हर आदमी जाके उसका गोश्त निचोड़ रहे हैं, हड्डियों से गोश्त निचोड़ रहे हैं। आप इस मुकाबले में आप एक नई इंडस्ट्री जो लगाएगा उसको छूट देने को तैयार हैं, तो वो जिस बंदे ने सरमाया लगाया इस मुल्क में वो किधर जाएगा? उसको पहले देना चाहिए। जी बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि देखिए बात यह है कि लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें। लोग खुद कमा के अपना मेडिकल कराएंगे, खुद जिसके पास पैसे होंगे वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जरीलो ख्वार होने क्यों जाएगा? ठीक बात। लंगर खाने की बात की बजट के अंदर, मुझे बताएं कि आपके मुल्क में ये तो सूबाई नहीं, ये तो यूनियन काउंसिल का मामला है लंगर खाना, आप उसे फेडरल बजट में लेके जा रहे हैं। यानी हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो जहालत की इंतहा में बात चली जाती हैं। अच्छा, ज़रूरी ज़मीनें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं और रियल एस्टेट को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। मकान के टीले के टीले बनाते चले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है पैसा है। लैंड ग्रैबर जो है वो पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी, और वो सरमाया दोबारा कहीं इन्वेस्ट करने के बजाय इस मुल्क से निकाल के ले जाता। तो हमें मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक स्टेप पे बात नहीं की मिनिस्टर साहब ने। हम चाहते थे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते कि जैसे आपके नेबर कंट्रीज आ गए हैं सर, देखे ना जॉर्जिया दुनिया के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 7वें नंबर पे आते हैं। हम जो है वो अभी भी 146 पे खड़े हैं, जब 142। अच्छा, ये तो ये हो गया, लेकिन एक अच्छी बात तो ज़रूर की है इन्होंने कि डैम पावर, हाइड्रो पावर डैम की बिजली जो है पैदा करने के लिए 85 अरब रुपए मख्सस किए हैं। 3 बड़े डैमों वास्तु और भाषा और मेमन की तामीर पर हमारी तरजीह होगी, ये कहा है उन्होंने। तो ये एहसास प्रोग्राम के तहत भी कुछ हुआ है। चावल के अंदर कपास, गन्ने की पैदावार के लिए 2 अरब मख्सस किए गए हैं। अब ये मख्तस तो किए हैं, मख्तस से किए हैं, लेकिन इसका मतलब है क्या, किस काम के लिए मख्तस किए हैं? उन्हें रिश्वत देंगे या उन्हें क्या देंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा बात को। या इंसेंटिव देंगे? हमने इनको प्रपोजल दी थी कि हमारा मसला है ट्रांसपोर्टेशन। देखिए जब मैं टमाटर लेके आता हूँ तो पूरी की पूरी ट्रॉली लेके आता हूँ, वो नीचे का सारी लॉट खराब हो जाती है। हाँ, मुझे खेत से मंडी तक और मंडी से कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए डिफरेंट काइंड की ट्रांसपोर्टेशन पे छूट चाहिए। हमने ये लिख के दिया था इनको। हमने इनसे कहा था कि आप ऐसा करें कि टोल मैन्युफैक्चरिंग को अलाउ करें ताकि लोग जो है वो माल मंगवाएं और वो वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट कर दें। हमने इनसे कहा था कि बिजली की चोरी को ड्रेस करें। देखिए ये कोई तरीका वो नहीं करते भाई। ये काम, कोई काम सलीके का नहीं कर। लॉलेसनेस इतनी ज़्यादा है कि आदमी महफूज नहीं है। कराची में तो ये है कि कमिश्नर की माँ के घर के अंदर जो है चोरी हो गई है, डाका पड़ गया है। बताइए सर, लाहौर में हमारे साथ हम रोज फेस करते हैं, हमारे लोग सड़कों में जाते हैं, मेन रोड पे लूटे जाते हैं। हमारे यहाँ ये तो कराची वाला हाल हो गया। कराची वाले लुटते थे, अब तो लाहौर वाले भी लुटने लग गए। सर आइसोलेशन में रखी ना पॉलिसी। देखिए बात ये है कि पहले डीपीओ आरपीओ जो थे, आईजी जो था वो चैम्बर के साथ और मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ लाइसेंस में था। अब हमने बदकिस्मती से विजनरी लीडर का हर चीज डाल एक तो ये आपका जो वजीर आला है, ये मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल बिल्कुल नाकारा महज लगता है मुझे भाई। सर इसको हम ये कहते हैं कि ना वो बात सुन सकते हैं, बात डिलीवर कर सकते हैं, तो इसकी ये शार्प ब्यूरोक्रेसी कैसे मानेगी? बस यार ये बड़ा अफसोस की बात है कि हर आदमी जो है अगर किसी को अच्छा कहना भी चाहें तो हम उसको अच्छा नहीं कह सकते हैं। जैसे इमरान खान को हमारा दिल बहुत चाहता है, कई बातों में अच्छा कह रहे हैं, कहते हैं हम उसको कि साहब वो अमेरिका का मुकाबला कर रहा है,
इस्लामिया अफवाह की बात कर रहा है, नामुस रसूल पे जो है वो एक मैंने पोजीशन ले रहा है। लेकिन अब ये जब उस्मान बोजदार का मामला आता है तो वहाँ पर फिर हमें चुप होना पड़ता है, क्या करें। सर दुनिया भर में ओपन इकोनॉमी होती है, ओपन कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज होती हैं, ना गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती हैं, ना एसआरओ देती हैं, ना लोगों को ब्लू आइज को फेवरेट करती हैं। दुनिया में अगर आपने दुनिया में जीना है तो हर आदमी को काम करने दें और बराबरी, हाँ, बराबरी की बुनियाद पे दें, इंसाफ करें ना जी। आप क्यों सपोर्ट करते हैं उस बंदे को जो आपके सरमाए को लूट ले। जैसे एडवांस टैक्सेशन के लिए आपने प्रेशर डाल के, आप देखें ना, आपने मुल्क की इकोनॉमी से 4.22 ट्रिलियन निकाला है, और इसमें वो पैसे भी हैं जो लोगों के रिफंड के हैं, और इसमें वो पैसे भी हैं जो लोगों के आपने जाली क्लेम बनाए हुए हैं, और वो सारे एक डाल के आपने ट्रेजरी बिल बना। तो सर आप अपने सच की तरफ जाना चाहते हैं तो दिन को चढ़े हुए को, मेरे ख्याल में आपका ये सारा काम ही इसको सारे मामले को निपटाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा काम। 100% बात ठीक है जी। इसको एक दफा सारी चीजों को रिपेयर करके, जैसे घर खाली करके देते हैं ना जी, हाँ, ऐसे ही रहना करना पड़ेगा, मुकम्मल डिसमेंटल करके दोबारा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके हम इंतहाई मशकूर हैं कि आपने तबसरा फरमाया जी। मज़ीद बात करेंगे इस पे। 14 नंबर पे आए ना ये जो इन्होंने जो आज आदाद शुमार बयान किए हैं, उसमें एक लतीफ़ा है, लेकिन वो ब्रेक के बाद बताएंगे नाज़रीन को। नाज़रीन मकसद वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद दोबारा एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बजट का वो वाइंड अप करते हैं ज़रा। 1 करोड़ मकानात के लिए बात ये है कि जो आप कह रहे हो वो बात ठीक है, ये तो सारा तमाशा होता है। ये जो आपका बेसिकली 7,000 रुपये रखे गए फी मकान, ये आपका अल्फाज का और जो आदाद शुमार का हेर फेर है, लोगों को तसल्ली दे दी जाए बस। नहीं, इतनी ज़्यादा कुछ होता है कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते, समझ नहीं सकते। कोई आदमी अगर बारीक बीनी से पढ़े वो कहेंगे साहब ये पागल है, ये इसने क्या बात निकाल ली। अब ये लोग पढ़ते हैं, जैसे कि ये हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये लोग पढ़ लेते हैं सारी बात को। 15% आमदनी लोगों की बढ़ गई है और लोग बाहर मुजाहरा कर रहे थे पार्लियामेंट के बाहर। जी हाँ, नहीं कोई भी नहीं बढ़ी भाई जी। अच्छा चलें आ जाए अगले मौजू ये पे। पाकिस्तान का एक बात तो कंफर्म हो गया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को हवाई अड्डे देने से इनकार कर दिया है, और CIA के चीफ को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि हम आपको नहीं देंगे। CIA का चीफ कहता था कि साहब हमसे मिले, क्योंकि CIA का चीफ तो दुनिया भर का मालिक होता है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने इस वजह से, क्योंकि अब जब जो बाइडन को उसने मुबारकबाद का फ़ोन किया था, तो जो बाइडन ने उसका फ़ोन रिसीव करने से इनकार कर दिया था, यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की वजूद से ही इनकार कर दिया था। अब उसने अपने आप बंदे को भेजा है कि हमारा CIA का चीफ आ रहा है तो आप उससे मिल लो। तो इमरान खान ने कम से कम ये मर्दानगी दिखाई जिसकी हम तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते हैं। और मैं ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो बड़े दानिश्वर हैं वो सब के सब इनको चीयर्स कह रहे हैं कि चीयर फॉर इमरान खान, कि उसने जो है जो बाइडन के जो CIA के चीफ़ हैं उनसे मिलने से इनकार कर दिया, और कहा कि मैं तो सिर्फ आपके सदर से बात कर सकता हूं, और आप अपने हमारे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, क्योंकि वो उनका वो सलामती अमूर का भी मशीर आया हुआ था, तो वो सब आए थे। तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया उन्होंने अच्छा जवाब दिया है जी। और हम इसको सलाम पेश करते हैं। अब इसकी जो भी कीमत हो वो इसकी कोई हैसियत नहीं रखता जी। अगर इसकी जान की कीमत भी हो तो वो भी हैसियत नहीं रखता। तो हम अपने वज़ीर आज़म के साथ इस वक्त खड़े हैं कि उसने जो है इनको मैं अपनी पोजीशन बता दी है। और ये पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान ने कई मौक़े पर अमेरिका को ठेंगा दिखाया है। ये पहली मर्तबा मैंने पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह से कोई आदमी अब इमरान खान के अलावा नहीं। अब उन्होंने एक पासा फेंका है जो बरतानिया के, क्योंकि अमेरिका का जो है फ्रंट मैन जो है जी वो बरतानिया है। अब बरतानिया के वज़ीर आज़म ने इनको फ़ोन किया और उनको दावत दी है उनको राम करने के लिए। अब इनकी स्टोरियाँ बनाएंगे, वहाँ जाएंगे तो वो किस लड़की से मिला, क्या हुआ, तो उसको होशियार रहना चाहिए, अपनी बीवी को साथ ले जाए वहाँ पर, वरना तो फिर वो इसकी स्टोरियाँ बनेंगी कि साहब वो जमामा के बाद चला गया, दारे अपने बेटों के बाद तो जाएगा जी, उसकी स्टोरियाँ बनाएंगे, फिर ये लोग कहानियाँ बनाएंगे। तो अब सवाल दूसरा ये है कि नेटो फ़ौज का जो इनखला हो रहा है उस पर ये ख़तरा ज़ाहिर कर रहे हैं कि तालिबान के असर को बढ़ने पर अमेरिका काबुल में जंगी तैयारों से हमला कर सकता है। यानी वो ये सोच रहे हैं कि जाने से पहले एक बड़ा हमला कर जाएं
और जाते जाते अलग से उन्होंने माहदा खुफिया माहदा ये कर रखा है तालिबान से, जिसको कहा जाता है कि साहब वो रिंग तालिबान रिंग एग्रीमेंट विथ अमेरिका। वो हमने एक प्रोग्राम में आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि हम न सिर्फ ये कि तब जो अमेरिका वापस जाएगा हम उस पर हमले नहीं करेंगे, और अगर कोई हमले भी करेगा तो हम आपका दिफा करेंगे। इसके बावजूद भी उसकी नीयत ठीक नहीं है, वो जाते जाते वो कोई ना कोई गड़बड़ करना चाहता है। तो अब नेटो में कई, बरतानिया ने भी वहाँ से अपने हटाए हैं, इटली ने भी अपना वहाँ से हटाया है, हॉलैंड ने भी अपना वहाँ से हटा लिए हैं जी। तो ये सब कुछ हुआ है। उनके फौजी जान जा रही थी उनकी, तो उनके यहाँ तो जवाब तालिबान अब तालिबान जो है मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं जी, और वो फतवात पे फतवात हासिल कर रहे हैं, लेकिन मसला फिर वही आगे खड़ा होगा। एक तरफ दूसरी तरफ इंडिया ने भी उससे ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की है, और उनका जय सिंह जो है जॉइंट सेक्रेटरी है वो गए थे और उन्होंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, और शायद वो कहते हैं कि हमने बातचीत भी की, लेकिन फासला बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि उनके दरमियान में ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं। उन्होंने $3 बिलियन की अपनी की जो सरमायाकारी की हुई है अफ़गानिस्तान में, उसका वास्ता दिया है तालिबान को कि उसका ख्याल करें, तो तालिबान ऐसी बात परवाही नहीं करते हैं। वो अपने वो लोग हैं कि जो इसमें कोई शलवार कमीज़ और फटे हुए जो चप्पलों के साथ में लड़ाई करते हैं, वो उनकी परवाही नहीं करते हैं। लेकिन एक बात जो गलती हो रही है वो ये हो रही है कि वो उनको ये ख़तरा भी है कि साहब हमारे जो है कोशिश ये करें कि तालिबान जो हैं वो अब कश्मीर में ना आने पाएँ। अभी कश्मीर में वो कैसे जाएंगे, आप ख़ुद सोचें कि तालिबान का एक स्टाइल है, वो पतलून पहन के तो वहाँ तालिबान जाने से रहे। शलवार कमीज़ भी उनकी बहुत स्पेशल होती है, वो पाकिस्तानी स्पेशल चाहे शलवार कमीज़ भी नहीं होती है, वो कश्मीरी शलवार कमीज़ भी नहीं होती है। वो अपने स्टाइल से जाएंगे, वो अपने स्टाइल भी छोड़ने को तैयार नहीं है, वो अपने कल्चर को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो पकड़ बांध के जाएंगे तो वो आप फ़ौरन जाएंगे, आप गोली मार देंगे उन्हें, तो बेवकूफ़ हैं वो जाएँ। अभी तो उनको अपने घर की लड़ाई को मुकम्मल पूरी करनी है, तो ये ख्याल है उनका बेवकूफ़ की बाल है। इसके अलावा फिर दूसरा जो मामला है, वो भारत ने लद्दाख में जो है अपने जैसे ही अभी सुकून हुआ है और बर्फ़ पिघल गई है, तो सर्दी का मौसम ख़त्म हुआ है तो बर्फ़ पिघलती है, वहाँ ग्लेशियर में जमा हो जाते हैं, तो 60,000 फ़ौज वहाँ पर तैनात कर दी है। और जो 1996 की माहदे की खिलाफ वर्जी है, भारी असला भी पहुँचा दिया है। मई 2020 में चीन ने जो सुरमाओं की, जो इनकी भारतीय सुरमाओं की जो पिटाई की थी जी, उसका जवाब देने के लिए वो तो कर रहे हैं। और अभी ये इत्तलात हमारे पास आई है, जब हमने इसको चेक किया है तो उन्होंने कहा कि ये छोटे मोटे हरकतें गिमिक्स करते रहते हैं, कि अगर फ़र्ज़ के लिए कि उन्होंने 8,000, तो मैं वो जैसे ख़बर है कि उन्होंने 8,000 अपने वो बना लिए हैं, बंकर्स बना लिए हैं। तो अब जब हमने फ़ौजी हजरात से पूछा कि भाई 8,000 बना लिए हैं, तो उसने कहा भाई वो अपने इलाके में बना रहे हैं, बनाने देते तो हमारे पास 8,000 मिसाइल भी मौजूद हैं जो बंकर तबाह कर देंगे। जब हमें लड़ाई होगी तो हमें बंकर तबाह करने में कितनी देर लगेगी? एक मिसाइल एक बंकर के लिए काफ़ी है हमारे पास, और हमारे पास बहुत सारे मिसाइल हैं जी, तो हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि 10,000 और बनाएंगे। अब तो अब 10,000 तो मुकम्मल हो गए हैं, 8,000 और बनाएंगे, तो 10,000 उनके बंकर बन गए हैं और 8,000 जो कश्मीर के सर पर है। तो उसने कहा भाई उनके उस इलाके में वो बना रहे हैं, तो जब वो बनाते हैं तो बना लेने, तो हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हमारे पास तो बंकर तोड़ मिसाइल मौजूद हैं, जिस वक्त चाहेंगे हम तोड़ देंगे। और जी, अगर 18,000 बना लें या 20,000 बना लें तो हमारे पास 20,000 मिसाइल मौजूद हैं। जी। अच्छा, लेकिन चीन की तरफ से जो कुछ काम हो रहा है ना, वो तो मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं, वो रोड बना रहे हैं और वो सैटेलाइट। तो पाकिस्तान भी जहन ऐसा न समझे कि पाकिस्तान कोई सोया हुआ है, पाकिस्तान कोई ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं कर सकता है। पाकिस्तान तो सिर्फ अब जो इंतज़ार कर रहा है वो FATF का इंतज़ार कर रहा है, जून में होगा जी, 21 जून को है वो। हाँ, तो बस ठीक है, फिर जो होगा उसके बाद में फिर दम मस्कलन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी, अभी तो हम चुप बैठे हैं कि भाई हम क्या करें। और सही बात है कि कोई एक आदमी भेज रहे हैं, वो खुद उसका कन्फर्मेशन भारत का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहा है कि पाकिस्तान कोई वायलेशन नहीं कर रहा। अब ये हमें कन्फर्मेशन चाहिए थी, वो मिल गई जी, अब थैंक यू वेरी मच। आप बंकर बना लो, तो अगर आप 18,000 बनाओगे तो हमारे पास 18,000 मिसाइल भी मौजूद हैं, आपके बंकर को तबाह कर देंगे। आपके बंकरों को पहले नहीं तबाह किया हमने, जी, जाके फिर वो आप लोग फिर हम लोग गोली मार कर फिर बंकर में थोड़ी छुपते थे, बाहर इधर जाके दरख्त वख्त में बैठ जाते थे, बंकर को हम तबाह कर देते थे। तो अब ये सूरत हाल है। अच्छा, ये जो लद्दाख वाला मामला है, हाँ, इसमें वो चीन, ज़ाहिर है चीन ने पीछे तो नहीं हटना है, नहीं, पीछे हटने के लिए थोड़ी आगे गए। देखिए ये मशवरा भी चीन ने पाकिस्तान से किया था, 2 मशवरे किए उसने जी, कि साहब ये जो आप सियाचिन में बैठे हैं, ये लड़ाई कैसे होती है।
उधर जब आप ऊपर जाते हैं पहाड़ पर जहन तो दिमाग भी काम नहीं करता। वहाँ के अपना तरीका है, उसमें आपका एक, जब मैं वहाँ गया था 1984 में, ये आपके जो है क्या कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, जी, बल्तिस्तान का जो शहर है, क्या नाम उसका, स्कर्दू गया। स्कर्दू में एक शंग्रीला है जी, शंग्रीला का एक रिसोर्ट है। वहाँ जाके मैं ठहरा तो एक कैप्टन आके वहाँ ठहरा वो, और वो उसने मुझे हमारे फैमिली, वो अकेला था तो हमने अपने साथ उसको ज्वाइन करा लिया। हम फैमिली के साथ थे, बच्चों के साथ थे। हमने कहा भाई आप बेटे की तरह से हमारे साथ शामिल हो जाओ, खाना पीना हमारे साथ खा लो, कोई मसला नहीं है। तो वो कहने लगा सर आपको क्या बताऊँ, वो ऐसा होता था कि वो वहाँ पर तो वो जिन भूतों का जो राज है, वहाँ पर गोलियाँ आती, वहाँ पर रोशनी आती है, तो हम फिर उसको गोली चलाते थे, फिर रोशनी तो वहाँ उस पर कुछ असर नहीं होता था। तो मैंने कहा भाई वो तो सैटेलाइट से कोई रोशनी फेंक रहा है या कहीं और से रोशनी फेंक रहा है, तो मुझे जिन भूत समझ रहे हो। तो अब वहाँ के अपने, और इसके अलावा ये तो एक बात है, परियों की कहानियाँ बहुत हैं, परियों की कहानियाँ बहुत है, नहीं हैं भी वैसे, वहाँ पे ये प्रॉब्लम भी है जी। वहाँ पर वहीं पर कई दरवेश भी रहते हैं, वहाँ पर कई दरगाहें हैं जो वहाँ पर रहते थे, और बड़े और वो निशानात भी हैं वहाँ पर। तो वो बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये है कि वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। अगर ज़रा से भी आपकी उंगली, सबसे बड़ा दुश्मन तो मौसम है। मौसम है, आप मौसम के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, दुश्वार गुजार रास्ते हैं। हाँ, तो और वहाँ पहुँचने के लिए खच्चरों पर जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन पाकिस्तान ने उनको जहाँ थे वहीं रोका हुआ है जी, उससे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। और इसके अलावा चीन ने जो दौलत बेग का अड्डे पर जो अड्डे पे जो ऊपर जाके बैठ गए हैं, वो अलग ख़तरा पैदा कर दिया है, अपने हदफ में ले लिया ना, हदफ में ले लिया है। जब भी होगा जो बात हम जो बात परवेज़ मुशर्रफ नहीं कर सका जी, वो वहाँ पर सियाचिन पे जो अगर वो उस पर जो बैठा जाके हमला किया था कारगिल पे अगर वो करता, तो अगर एक मुझे समझ में नहीं आता है कि जब आप कारगिल में पहुँच गए थे तो आपको अमेरिका धमकी दे रहा था या ये एडमी धमकी दे रहे थे, तो आपके पास भी तो फर्स्ट स्ट्राइक की आपने डॉक्ट्रिन था ना, आप कह देते कि साहब अगर वो करेगा तो हम भी करेंगे, तो बस वो इंडिया चुप होकर बैठ जाता है, कैसे करता हमला आप पर, जैसे वो। लेकिन आप में सा नहीं था जी, न परवेज़ मुशर्रफ में सा था, न नवाज शरीफ में सा था, नहीं क़ुव्वत ईमानी नहीं थी। बस ये भाई एक वक्त पे आपको फैसला करना है कि भाई आपको अगर जाके बैठ गए तो बैठ गए, जाओ कर जो कुछ भी करना है कर लो, अमेरिका कर ले जो कुछ भी कर ले जी। तो आप में बस यही बात है ना कि परवेज़ मुशर्रफ इतनी बातें करता है, कई जगह पे तो हम भी तारीफ़ करने में मजबूर होते हैं कि भाई वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जाकर 15 किलोमीटर अंदर जाकर रहा, उनके चीफ ने भी, उनके आर्मी चीफ ने तारीफ़ की। उसने कहा भाई कुछ ना कुछ तो स्पेशल चीज़ है ना कि आर्मी चीफ जाए अपने आदमी के साथ जाके 15 किलोमीटर अंदर जाके रहे पूरी रात, तो कोई स्पेशल बात है परवेज़ मुशर्रफ में? बिल्कुल ठीक है। तो उसका मजाक भी उड़ाया उन्होंने साफियों ने। लेकिन वो विजनरी नहीं है, बहरहाल वो एक्शन विजनरी तो है। बिल्कुल नहीं है, विजनरी न वो था ना नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ तो वैसे भी कद्दू है, माफ़ करना जी। खैर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर दूसरे मौजू पे बात कर लेंगे जी। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब आ जाए ज़रा, एक हसास बैरिया टाउन में जो कुछ हुआ, सिंधी कौम परस्तों ने जो कुछ जुल्म किया जी, और हुकूमत सिंध ने जिस तरह से मुजरमाना खामोशी इख्तियार की, वो काबिल मज़म्मत है। एक तो हम ये कहते हैं कि वो वहाँ के जो रहायशी हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझते थे, और ये बात के हिसाब ये बड़ा ज़बरदस्त इलाका है, यहाँ बिजली अपनी बनती है, या सबसे महफूज इलाका है, वो तस्वुर ख़त्म हो गया जी। अब अगरचे वहाँ के जो गोट के जो रहायशी हैं, जो बलोच हैं, वो तो बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें वहाँ नौकरियाँ मिल गई हैं, उनकी औरतों को नौकरियाँ मिल गई हैं, तो वो तो अब अच्छी तरह से वो पूरे जो आसपास के देहात हैं जी, वो तो बहुत खुश हैं। लेकिन दो बातें गलत हैं। एक तो ये कि बहरिया टाउन ने जाकर क्यों उस गोट पे हमला किया, ये गलत बात है। ये मेरे ख़्याल में जरदारी साहब ने उनको बहकाया है, और उनके ख़िलाफ़ जरदारी के, अब इसके बारे में 4-5 स्टोरियाँ हैं, वो हम आपको थ्योरीज़ हैं वो हम सुना देते हैं जी। लेकिन पहले आप वो जो एक खातून का जो कि बैरिया टाउन की खातून रहायशी हैं, उनका एक वो क्लिप सुना दें फिर मैं, ताकि मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं। उन्होंने जो कुछ देखा और जो उनके तासुरात देखा नहीं, जो उनके तासुरात हैं वो दिखाते, अपने नाज़रीन को सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, आपके प्रोग्राम सच बात के वसीले से मैं अपना ये पैगाम देना चाहती हूँ, ये अपना मसला जो भी आप समझें। बहरिया टाउन की रिहायशी हूँ मैं, और सख्त उलझन और खौफजदा हूँ मैं। ज़िंदगी भर की जमा पूंजी हम लोगों ने लगाकर
और बड़े अरमानों से यहाँ घर बनाया था कि आराम और सुकून से जिएंगे। ये 6 जून को जो वाकया पेश आया इतवार के दिन, जो गुंडागर्दी और जो तूफान बदतमीजी यहाँ पर हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने घुसे हैं और कोई सिक्योरिटी और किसी वो नहीं हुआ, और इस कदर के गालियां, बदतमीजी और तोड़ फोड़, और पाकिस्तान ना खपे और पाकिस्तान नहीं चाहिए, और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात तो यही थी कि इन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी हैं और पाकिस्तान के बारे में बुरे बुरे अल्फाज कहे हैं। और ये जब बहरिया बन रहा था तब सब क्या सोए पड़े थे, और इनको ये उस वक़्त ना यानी कोई उठ रहा था, उस वक़्त कोई नहीं बोल रहा था, उस वक़्त तो ये इन्हीं की कि सिंध की डिग्निटी ख़त्म हो रही है, सिंध के गांव गोट ख़त्म हो रहे हैं। ये आपस में इनकी बंदर बांट पहले ही हो चुकी है, और जब ये बन रहा था तो पीपल पार्टी की हुकूमत थी। आज ये सो के उठ रहे हैं। ऐसे ही इनको वो है तो DHA भी बन रहा है, वहाँ पर भी तो गोट वगैरह खरीदे गए होंगे ना। जैन साहब, एक तो ये तासुर है कि जरदारी साहब में और बहरिया टाउन के मलिक रियाज के अंदर पैसों के लेन देन में झगड़ा हुआ। इसके बाद में जरदारी साहब ने उनको सज़ा के तौर पर ये तमाशा दिखाया। दूसरा तासुर ये है कि इस तरह से बहरिया टाउन पर जो हमला हुआ है, अब वो जो गोट हैं जिन पर ये कब्ज़ा करना चाहते थे उन पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा, कि कहा जाएगा कि साहब उनकी वजह से ये जुल्म सितम हुआ जी। तीसरा तासुर ये है कि साहब ये एक किस्म का सिंधु देश का जो हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने चाह रही थी, तो सिंधु देश का वो अपना जो ड्रावा है, जो जरदारी साहब डराते रहते हैं, वो ड्रावा उन्होंने दिखाया है। और अपने आप को जो कराची के अंदर जो एक थ्योरी थी, जो कि एस्टेब्लिशमेंट ने थ्योरी दी थी कि सन ऑफ द सॉइल वाली थ्योरी को उन्होंने एक्सेप्ट किया था, जो बिल्कुल गलत है। और आप उनको फ़िक्र करनी चाहिए सिंध की, क्योंकि सिंध का जो लोग हैं पहले दिन से अलहदगी पे काम कर रहे हैं। और ये बात बहुत पहले हो गई थी, जब मैं डेफकॉम बना रहा था 1984 में, तो उस वक्त भी ये अलहदगी की बातें कर रहे थे कि भाई हमारे पास समंदर है, हमारे पास सहरा है, हमारे पास सब कुछ है, तो हम अलहदा मुल्क बना लेंगे। तो जी सिंध की तहरीक उस ज़माने में ज़ोरों पे थी। उसके बाद में फिर हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने काम करके उनको तोड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जस्कम जैसे लोग यहाँ मौजूद थे, तो ये काम कर रहे हैं अभी भी। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि किसका काम कर रहे हैं। तो एक थ्योरी ये भी है कि क्योंकि जरदारी साहब को वोट नहीं मिलेंगे इस दफ़ा, तो उन्होंने ये जी सिंध की मूवमेंट को करके उनको इस्तेमाल करके अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की है, और फिर यहाँ पर MQ को वोट देने की कोशिश की है। तो अब ये सूरत हाल, कई ये थ्योरीज़ हैं जिस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम इस थ्योरी को नहीं बाई करते। हम इस थ्योरी को बाई करते हैं कि सिंधु देश के लिए काम हो रहा है, और अगर हो रहा है तो फिर हम ये बात जो हमारी बहरिया का जो तमाम अड्डे जो हैं यहाँ मौजूद है कराची में, वो क्या करेंगे। तो ये जो बात है ये कि कराची सबका है। कराची मिनी पाकिस्तान है, न महाजरों का कराची है, न सिंधियों का कराची है, ये मिनी पाकिस्तान है, सारे पाकिस्तान का कराची है। तो इस लिहाज से हम ये कहना चाहते हैं कि इसके मालिक न सिर्फ ये कि उर्दू स्पीकिंग है पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर पश्तून हैं, और तीसरे नंबर पर पंजाबी हैं, और चौथे नंबर पर सिंधी हैं और बलोची हैं। तो ये बात और ये भी याद रखें, गिलगित बल्तिस्तान भी यहाँ रहता है, कश्मीरी भी यहाँ रहता है, यहाँ बंगाली भी रहता है। तो ये जो दिमाग ख़राब है इन लोगों का, वो अपने दिमाग से निकाल दें। कराची मिनी पाकिस्तान है और मिनी पाकिस्तान ही रहेगा। ये अब जो मलिक रियाज का जो, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मलिक रियाज को ये बताना चाहिए। एक और थ्योरी भी है कि लोग ये कहते हैं कि मलिक रियाज ने ये जानबूझ के करवाया कि ताकि लोग बाग यहाँ से छोड़ के भागें, तो फिर वो सस्ते दामों में बेच के भागेंगे, वो ख़ुद ख़रीद लेगा अपने किसी तीसरे हाथ से, और फिर बाद में ज़्यादा कीमतों में बेचेगा। सवाल ये है कि उनको लीज़ क्यों नहीं दे रहा, ये एक बड़ा सवाल है। इससे ख़तरा होता है कि जिससे हम कहते हैं कि सिंधु देश का जो मुजज़्ज़बा यानी नाम नहाद जो है, वो अगर कोई दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं तो वो फिर ये मलिक रियाज का ये बहरिया टाउन है। बहरिया टाउन अगर इस तरह से ये काम करेगा और इस तरह से गैर महफूज होगा तो फिर दूसरे कहाँ होगा। उन्होंने कमांडर सिटी का भी नाम लिया, उन्होंने दूसरे को लिया। तो इन लोगों को चाहिए कि ये लोग हुकूमत से रब्ता करें,
डीएचए का भी नाम लिया। डीएचए का भी नाम लिया उन्होंने। तो डीएचए में तो फ़ौज आ जाएगी तो क्या कर लोगे फिर तुम? तो ये भी एक बात है। तो अब बहरहाल ज़ैन साहब बात ये है कि ये बात अच्छी नहीं हुई है और सिंध हुकूमत की इंतहाई नाकामी है। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो बहरिया टाउन में जो रहायशी हैं या जिनकी दुकानें लूटी हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए का सामान लूट के गए हैं, जिसमें से कुछ तो रिकवर हुआ है। और फिर अफसोस की बात यह है कि कराची में उनको जो है यहाँ के वकला ने जो है उनको खाने खिलाए हैं जो कि गद्दार हैं। ये बात भी सवाल कराची के वकला को, दूसरे जो वकला हैं उनको सवाल करना चाहिए कि भाई ये किस किस्म की आपकी महबूल वतनी है। देखिए जो रिहायशी थी ना वो खातून, उनका वो कह रही सबसे बड़ा दुख ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। अगर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए तो उनको कैसे आपने खाना खिलाया है? वकला जो है खाना खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। अच्छा मेरे साथ तो मैं कराची के जो वकला की तंजीम है उनसे पूछता हूँ कि भाई आप क्या कर रहे हैं? आप इनके वकला को, इन पाकिस्तान दुश्मनों को पाल रहे हैं या आप क्या करना चाहते हैं? ये आपको इसका जवाब दें। और आपको, और अब बहरिया टाउन के लोगों की जान और माल का जो ख़तरा है और उनकी जो फ़ौज ज़फ़र मौज वहाँ लगी हुई है, जो वो क्या कर रही थी? और कैसे बसों को आने दिया आपने, जो मीरपुर खास से आ रहे हैं, जो हैदराबाद से आ रहे हैं और दूसरे शहरों से आ रहे हैं, आपने कैसे आने दिया? और आने दिया यहाँ के, इसका मतलब ये है कि आपकी रज़ा शामिल थी सिंध हुकूमत की। तो सिंध हुकूमत का जो आईजी को बदला जाना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को बदला जाना चाहिए, और जितने भी तमाम अफसरान हैं उन सबको वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को बदल देना चाहिए कि कोई भी आदमी जो इस इलाके से मुताल्लिक़ है, कराची से मुताल्लिक़ है, बहरिया टाउन के हदूद के मुताल्लिक़ है, वो सब का सब जाना चाहिए। पर लूट मार का बाजार एक ऐसी जो है एक आदमी को हाल खुलवाने के पैसे ले रहा है, 50,000 रुपये। ये तो आम सी बात है, ठेले वालों से पैसे, ठेले वालों से पैसे ले रहा है, रिक्शे वाले। वो जो आए थे हमारे पास 7 उस दिन जो सनत बेचारे छोटे बिजनेसमैन, छोटे ताजिर, वो बता रहे थे कि हमसे पैसे लेते हैं सारे ये लोग और कोई कहीं से पर लिखते। अच्छा मेरे साहब एक बात बताएं, मलिक रियाज इतने ताकतवर आदमी, मतलब ना तो अदलिया कुछ कर पाई ना इदारे कुछ कर पाए। आपके चैनलों ने उसका कोई एक भी क्लिप चलाई? नहीं, रिपोर्ट चली है, बहुत सारे मीडिया पे रिपोर्ट चली है, लेकिन काम तो इंतजामी है ना, रिपोर्ट चलने से क्या होगा? भाई ज़ाहिर बात ये है कि सीधी सी बात ये है कि हुकूमत सिंध की मर्जी के बगैर ये नहीं हो सकता था। ये तो बात क्लियर। तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदार जो कोई लूटपाट हुई है, जो कोई दहशतगर्दी हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे हैं, वो उसके ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है। और मैं ये चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत को अब ख़त्म कर दिया जाए। अब मुराद अली शाह क्या करने गए हैं अमेरिका? मैं ये सवाल पूछता हूँ। गर्मी ज़्यादा हो रही थी ना? नहीं ज़ैन साहब ये बात ही नहीं है, ये साजिश का एक हिस्सा है। मैं इस पर कभी और तबसरा करूँगा, अभी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बिल बोर्ड्स पे तो एक्शन ले सकती है, इस पे भी तो आला अदलिया को नोटिस लेना चाहिए। लेना चाहिए, मेरे ख्याल में लेना चाहिए। ऐसे लोगों के आप तोड़फोड़ कर रहे हैं और आज़ाद हैं, कुछ भी नहीं, और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, गाली दे रहे हैं। फिर मलिक रियाज साहब को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए होगा ना, ब्रेक लगाना होगा कि यहाँ आपकी हद ख़त्म हो गई। नहीं, ख़त्म नहीं हो गई है, वो ज़्यादा मेरे ख्याल में खेल लंबा है, और वो इस बात का तकाजा कर रहा है कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं, और अगर इन्होंने किसी की नाजायज़ ज़मीन कब्ज़ा की, किसी गोल्ड पे नाजायज़ कब्ज़ा किया, हथिया लिया, उसका सद्देबाब कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा? भाई यही मैं आपसे कह रहा हूँ ज़ैन साहब, गवर्नमेंट तो नहीं करनी है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, और कोई नहीं कर सकता। और कौन करेगा? आप बताइए ना, इसके अलावा कौन करेगा? तो अभी तक हम तो देख रहे हैं उस तरफ बिल्कुल खामोशी है। तो अच्छा, और एक और सुप्रीम कोर्ट नहीं, हिम्मत कर ले। मेरे साथ एक और काम हो रहा है, अर्बनाइजेशन के नाम पर मैंने फार्म हाउस के लिए ज़मीन ली, मैंने एग्रीकल्चर लैंड लिया, ये तो बात उसको सोसाइटी में बना दिया, कमर्शियल बना दिया। आपकी बिल्कुल सही है। ये कौन रोकेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगी तो कौन रोकेगा? आप बागात उजड़ रहे हैं, मुल्तान के आम के बागात, लाहौर से लेके पेशावर और मरी तक उसका जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड मोटरवे के साथ, वो सारा ट्रांसफ़र हो रहा है कमर्शियल और रेजिडेंशियल पे। वो कौन रोकेगा? भाई अब देखिए ना, ये तो हुकूमत का काम है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, हुकूमत ना करे तो आला अदलिया नोटिस तो लेती है ना बात चीज़ों पे। अब देखिए आला अदलिया किस बात पे नोटिस ले? जजों के मामले में वो ले रही है, हर काम में ले रही है। देखो आप, जब मैं कह रहा हूँ फायद ईसा पे नोटिस हो सकता है, इतना लोड है, इतना फायद ईसा वाला मामला तो बहुत गड़बड़ हुआ है। फिर वो भी बदनुमा दाग है, इतना कलंक का टीका है फायद ईसा का केस कि तो मैं कहता हूँ कि खुदा का वास्ता जुडिशरी ने अपने आप को इतना रुसवा किया है
इतना रुसवा तो नहीं होना चाहिए किसी जुडिशरी को। बहरहाल अब इज़्ज़त की बहाली का भी काम होना चाहिए। वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।